गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर रहे हैं और इस सेकंड क्लास में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंस और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। इस पर उन्हें कई न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, आप अगर पुराने साल के पेपर देखें तो चलो हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। चलो आप स्टार्ट करो उस पॉइंट से जहां हमने लास्ट क्लास में एंड की थी बात। क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। ठीक है ना ये बात? अब याद करो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x कंपोनेंट ऑफ फोर्स आई कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ फोर्स j कैप प्लस z कंपोनेंट ऑफ फोर्स k कैप। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट k कैप। ठीक है। अब जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आई कैप वाले टर्म से रिकॉल करना, मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा। और ये बाकी बचे टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो केवल इस टर्म को जब आप आई कैप वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मिलेगा एफ वाई डी वाई। इस टर्म का बाकी दोनों से मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस टर्म को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा एफ जेड डी जेड, क्योंकि के कैप स्क्वायर 1 हो जाएगा और इसका बाकी दोनों से मल्टीप्लिकेशन 0। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने रिकॉल करा दिया। अगर किसी बच्चे को याद ना आ रहा हो बेटा, लेकिन आप वापस अपने पुराने नोट्स पर जाकर डॉट प्रोडक्ट को एक बार क्लियर कर लेना अगर आप भूल रहे हो। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th में बहुत लापरवाही करी है, मेहनत नहीं करी है, मैं बस यही कहूँगी बेटा, किसी भी समय जब तुम डिसाइड कर लो तब तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा रिकॉल करती चलूँ, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स तुम्हें क्लियर नहीं है, अगर तुम डाउट सेक्शन में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दूँ। अगर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये पॉइंट हमारा 11th में क्लियर नहीं हुआ था या हम इस जगह पर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा पुराने नोट्स को देखेंगे और आपको याद आ जाता है तो इससे बेहतर तो कोई बात हो नहीं सकती। तो du इज इक्वल टू माइनस दिस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आ गया और ये माइनस देखो मैं इधर उठा कर ले गई, तो माइनस du इज इक्वल टू दिस मच। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें लर्न रहना चाहिए, ये तुम्हें याद रहना चाहिए बेटा। सिर्फ इस टर्म को आप du से रिलेट करो तो जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम कहाँ से ला रहे हैं, पर जो नीट के बच्चे हैं बेटा, आप इसको याद करेंगे कि x कंपोनेंट आपको फोर्स का कैसे मिलेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है और एफ एक्स पता करना है तो कैसे मिलेगा? du अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स। देखो x कंपोनेंट कैसे मिलेगा? du अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर ये सिंबल है ना, ये d नहीं है, ये डेल u अपॉन डेल x है। क्यों? u का जो भी एक्सप्रेशन तुमको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया रहे,
जब आप डेल डी की जगह यूज़ करते हैं तो हम x के रिस्पेक्ट में केवल उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर उसमें y और z के टर्म्स होते हैं तो उन्हें हम कांस्टेंट टर्म्स की तरह डील करते हैं। जब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो इसका एप्लीकेशन मैं तुम्हें समझाऊंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस पॉइंट को समझकर आगे चलो। अब देखो इन दोनों से क्या मिल रहा है, y component of force is del u upon del y, और z component of force कैसे मिल रहा है इन दोनों टर्म्स से, Fz is del u upon del z। क्लियर हो रही है बात बेटा? जब आपको ये किस लिए बता रहे हैं कि अगर आपको F दिया है, फोर्स दिया है किसी न्यूमेरिकल में, और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपको पता है कि du अगर माइनस एफ डॉट डी आर है तो डेल्टा u या u फाइनल माइनस u इनिशियल, आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेना है, ये आपको पता है। मतलब अगर f दिया है और u पूछा है तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है। लेकिन ये मैंने किसके लिए बताया, अगर आपको किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दी है और आपको फोर्स पता करना है तो आप पहले पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन का यूज़ करके Fx, Fy और Fz निकालेंगे, और जब आप Fx, Fy और Fz कैलकुलेट कर लेंगे तब आप F कैलकुलेट करेंगे। कैसे देखो, F कैलकुलेट करेंगे सिंपली, आपने Fx निकाल लिया, Fy निकाल लिया, Fz निकाल लिया, तो सिंपली F कैसे लिख दोगे, Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fz k कैप, और Fx कैसे निकाला तुमने, डेल u अपॉन डेल एक्स, Fy डेल u अपॉन डेल वाई, Fz डेल u अपॉन डेल z। और ये कहाँ से आया, ये अभी पीछे हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि ये रिलेशंस कहाँ से आए। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कोई फोर्स है या नहीं ये कैसे पहचानेंगे, तो उसका तरीका समझ लो कि पोटेंशियल फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, ये न्यूमेरिकल में फोर्स का एक्सप्रेशन हम ध्यान से देखेंगे। अगर फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मतलब ये ए बी सी क्या है, कांस्टेंट। जैसे मैं यहाँ पर कोई फोर्स की वैल्यू लिखूँ कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एक न्यूमेरिकल है जिसमें तुम्हें फोर्स की वैल्यू ऐसे दी है। तो दो बातें पता चल रही हैं, एक कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रही हूँ बेटा, तो आप आराम से समझ लो, आपको मेहनत करनी है और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ हूँ। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया है तो एक बात क्या पक्की है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन है। और दूसरा देखो, इसमें एक्स वाई जेड कहीं नहीं है, मतलब फोर्स डिस्टेंस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो ये कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो आपको वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इंटीग्रेशन का यूज़ करने की जगह सिंपली एफ डॉट एस कर लेना होगा, क्योंकि एफ कांस्टेंट है। इज़ इट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। अगर फोर्स इतना सिंपल नहीं है, फोर्स में x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है और
z का फंक्शन भी है। अगर फोर्स इस फॉर्म में है कि x का फंक्शन i कैप, y का फंक्शन j कैप, z का फंक्शन k कैप, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। f इज़, मान लो x स्क्वायर i कैप प्लस कुछ भी बना लो 2y j कैप प्लस 3z k कैप। तो अगर x y z के फंक्शंस हैं और x i कैप के साथ है, y j कैप के साथ है और z फंक्शन k कैप के साथ है, इस फॉर्मेट में अगर फोर्स है तो भी ये किस तरह का फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको इससे भी दो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी बेटा, एक ये कंजर्वेटिव फोर्स है और दूसरा कि ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये x, y और z पर डिपेंड कर रहा है। तो जब हम लोग वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा, जो कि इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपको ऐसा सवाल मिले, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि तीसरी तरह का फॉर्मेट ऐसा हो सकता है बेटा कि x और y का मिला हुआ फंक्शन i कैप के साथ हो, x y का मिला हुआ फंक्शन j कैप के साथ हो एंड सो ऑन, ऐसा कोई मिक्सचर फंक्शन हो फोर्स का। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को परफेक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। ये तुमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बायो वाले बच्चों को इतना मुश्किल मैथमेटिक्स में जाकर सवाल नहीं पूछे जाएंगे और मेंस में भी नॉर्मली इस तरीके से मुश्किल सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो बच्चों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि मेंस पे बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, क्योंकि मेंस अगर आपका अच्छा निकल गया तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बीटेक करने के लिए बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि ये तो काम हमारा हो गया। और मेंस में सवाल मुश्किल नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसे थोड़ा मुश्किल बनाती है, थोड़ा वहाँ पर बच्चे का स्ट्रेस वो मुश्किल बनाता है कि बच्चे से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और थोड़ा कि कॉन्सेप्ट्स में जल्दी में कुछ गलती हो गई तो सवाल गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर उस पर तो मैं आपको एक वीडियो अलग से डालने ही वाली हूँ, लेकिन आपको इस तरीके का सवाल मैंने बता दिया है और मैं लास्ट तक आपको इस तरह के एक आध सवाल करके भी बताऊंगी कि अगर सवाल ऐसा आए तो कैसे करना है। पर इस तरीके के सवाल पर आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप समझ गए कि अगर फोर्स इस तरीके से दिया हो तो हमको ये पता रहना चाहिए कि फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर एक्स वाई जेड एब्सेंट है तो कांस्टेंट फोर्स है, अगर एक्स वाई जेड है तो वो वेरिएबल फोर्स है, और तब हमको न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और अब अगला पॉइंट आ जाता है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट, बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ बोर्ड के लिए होगा तो मैं बताऊंगी और आप उसको हाईलाइट करेंगे, जिससे जब आप बोर्ड के लिए रिवाइज करें तो आपको पता रहे कि ये पॉइंट्स स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए पढ़ने ज़रूरी हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो देखते हैं कि क्या है ये डेरिवेशन। दो चार्जेस Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पर रखे हों तो आपसे कहा जाएगा कि इस टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करो। अब तुम सोचो कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है
कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन बाय फोर्स। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है? सबसे पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपको वर्क डन निकालना है तो हमने कहा कि मान लो Q1 और Q2 इनिशियली R2 डिस्टेंस पर हैं और Q2 को या अगर Q1 और Q2 इनिशियली R1 डिस्टेंस पर है मान लो, और मैं Q2 को छोड़ दूँ, रिलीज़ कर दूँ। Q1 इस समय मूव करने के लिए फ्री नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हम क्या मान के चल रहे हैं? इनमें से एक को फिक्स कर दिया, मान लो Q1 को, और Q2 को R1 डिस्टेंस पर रखा और छोड़ दिया। क्या होगा बताओ? क्या Q1 Q2 को रिपेल करेगा R1 डिस्टेंस पर और Q2 भागने लगेगा Q1 से दूर? हाँ, भागेगा, क्योंकि उस पर फोर्स किधर लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। ध्यान करो, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, and if the two charges are of same nature then away from the charges। तो Q2 जो है वो इस फोर्स की डायरेक्शन में भागेगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, along the line joining the two charges। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब Q2 R1 डिस्टेंस से चलता है और मान लो कि हम उसको R2 डिस्टेंस तक जब वो पहुंच जाए तब हम ये जानना चाहें कि आखिर फील्ड ने Q2 को R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक भगाने में कितना काम किया। बात समझ आ रही है बेटा? तो कितना काम किया मतलब वर्क डन, और जैसे ही वर्क डन आ जाएगा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जान जाएंगे, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जान जाएंगे तो हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में कि रेफरेंस लेवल और उसकी वैल्यू डिसाइड करके हम पोटेंशियल एनर्जी भी जान जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि R1 से जब R2 की ओर Q2 जा रहा है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें? तो स्टेप नंबर क्या है इसका? पहला कि हम जाते समय इसको किसी एक पॉइंट पर पकड़कर ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। बात समझ आई? R1 से चला, R डिस्टेंस पर मैंने Q2 पर ध्यान दिया कि भैया R डिस्टेंस पर इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो कितना फोर्स लग रहा है R डिस्टेंस पर? चलो देखते हैं। R डिस्टेंस पर इस पर फोर्स लगेगा, कूलम्स लॉ याद करो बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक बात है। अब फोर्स Q1 से दूर और डिस्प्लेसमेंट Q1 से दूर, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 0। तो हमने कहा कि अगर R डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू ये है और क्योंकि फोर्स R पे डिपेंड करके बदलता है, तो बजाय इसके कि हम R1 से R2 की डिस्प्लेसमेंट को एक साथ कंसीडर करें, R पोजीशन पर हमने फोर्स देखा कितना, और फिर हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dr। ये इतना छोटा था कि ये जो फोर्स है ये R पर डिपेंड करता है, पर dr इतना छोटा है कि ये फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट dr। तो सिर्फ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना काम किया? उसने काम किया छोटा सा dw। कितना? F डॉट dr। F की वैल्यू रखी, dr का मैग्नीट्यूड
और इन दोनों के बीच का एंगल अभी हम देख चुके हैं कितना, cos 0। तो वर्क डन इन होल जर्नी कैसे मिलेगा बेटा, इंटीग्रल dw। अब dw की जगह आप ये पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। cos 0 तो 1 हो गया, तो ये क्या बचा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। अब देखो इंटीग्रेशन में समझते हो ना, कहाँ से चले, r1 सेपरेशन से, और कहाँ तक पहुँचेंगे, r2 सेपरेशन तक। तो हमको यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बिटवीन r1 टू r2। ठीक बात है। अगर बेटा फाइल साइज़ मैक्सिमम हो जाता है मेरे रिकॉर्डिंग में, तो ये वीडियो अपने आप से स्टॉप हो जाता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, जहाँ से क्लास स्टॉप होगा हम वहीं से क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है। तो k q1 q2 इंटीग्रल, देखो k q1 q2 इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, r1 से r2 तक। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर मैं बायो वाले बच्चों के लिए यहाँ पे फिर से करके दिखा दूँ कि 1 अपॉन आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो r टू द पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर n+1 अपॉन n+1, कितना आ जाएगा, -1 अपॉन आर। तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर, और r1 से r2 तक। अब आपको पता है कि पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो जब अपर लिमिट रखी तो 1 अपॉन -1 अपॉन r2 आया। जब लोअर लिमिट रखी तो पहले माइनस साइन लगाते हैं, फिर -1 अपॉन r1 लिखते हैं। तो ये फाइनली किस फॉर्म में आ जाएगा, इस माइनस साइन की वजह से ये आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमको मिला बेटा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k q1 q2 1 अपॉन फाइनल r माइनस 1 अपॉन इनिशियल r। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना लाइक बटन प्रेस करके, और अगर कोई डाउट है तो बी फ्री एंड आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर आगे बात करेंगे।